हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और कंटेंट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कंटेंट से हम पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगी और उसे हम एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे। और साथ ही ये जितना कुछ है ये 100% फ्री भी है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ हम आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, आपकी प्रिपरेशन हम कराते रहते हैं। इसी में आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो, ये है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका होने वाला है, तो इसका भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, वो भी 100% फ्री। तो फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का। आज जो हम लेकर आए हैं वो है CUET का हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपका है 20। तो अभी तक हम आपको 19 पेपर सॉल्व करा चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी आगे और भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से कभी नहीं घबराइए, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। तो आपको हम बता दें कि हमारा ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, यानी कि हमारा CUET का जो पेपर होगा, ये 100% MCQs बेस्ड होगा। साथ ही आपका कंप्यूटर बेस्ड है, आप सभी को पता है। इसमें आपसे इस पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 ऑप्ट करने हैं, जिसको करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। हर क्वेश्चन के जो भी आप आंसर देंगे, उसमें जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, यानी कि 40 के हो गए टोटल आपके 200 मार्क्स। सपोज आपसे कोई आंसर गलत हो जाता है, तब इसमें माइनस मार्किंग है, आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि उस गलत आंसर के लिए आपको कुछ मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो आपने पहले किए थे उसमें से आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए आंसर करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। अब आते हैं बात समय की पाबंदी की। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। साथ ही हमारे पास गद्यांश पद्यांश भी रहेंगे, आगे बहुत कुछ रहेगा। तो उसके लिए हमें सतर्कता के साथ काम करना है। कैसे करना है, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो भी आपके गद्यांश आएंगे उनको आपको एक ही बार में एकाग्र होकर पूरी तरीके से उस गद्यांश को पढ़ना है, ताकि एक ही बार में हम उसको सॉल्व कर लें। इसका एक तरीका और ये है कि आप इसे बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आता रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए गद्यांश की, 100% बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आज के पेपर में। तो आज का पेपर जो हमारा शुरू हो रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में है। क्या दिया है? प्रश्न संख्या 1, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य जो हम पढ़ते हैं, हमारे वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट आते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिसमें हम लिंग बदल लें, वचन बदल लें, कारक बदल लें, काल बदल लें, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द हमारे कहलाते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो सही हमारा क्या होगा? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो जिनमें बदलाव नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चिन्ह दिया है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो आप देख के पहचान गए, क्वेश्चन मार्क है, ये तो इंग्लिश में होता है। हिंदी में क्या होता है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या योजक। तो वो कहलाता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जहां कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है उसके उस वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तो हमने प्रश्न किया, तो उसके अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे क्या है? वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते। किस तरह के अर्थ को प्रकट करते हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, पर्याय अर्थ को प्रकट करते हैं, या असामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसकी जगह यहाँ पर क्या होगा? मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या होगा? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आएंगे अब हम, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति है हमारी एक पंथ दो काज। इसका अर्थ क्या होता है? एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो यहां पर दिया है एक पंथ दो काज। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही काम से 2 लाभ होना।
नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। रस हैं हमारे 11 तरह के रस होते हैं, इन 11 तरह रसों के सभी के स्थायी भाव अलग होते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, रति, रौद्र या विभत्स। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो है हास्य। किसका? हास्य रस का हमारा स्थायी भाव होगा हास्य। रति जो है वो श्रृंगार रस का होता है। श्रृंगार रस में आपका संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों का ही रति ही रहेगा। फिर आते हैं रौद्र रूप। रौद्र रस जो होता है वो किस में होता है? ये हमारा रस है रौद्र रस, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तो ये रस हुआ। विभत्स, विभत्स यानी कि विभत्स रस होता है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे वो छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, मतलब उससे छोटा हम ले ही नहीं जा सकते, वो इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोग वहाँ। तो यहाँ पर जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी कहलाती है वर्ण। ठीक है, और वर्ण के ही दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। अयोग वहाँ ना स्वर में रखा जाता है ना व्यंजनों में रखा जाता है, लेकिन ये वर्णों के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे वर्ण का भेद भी नहीं बोला जाता। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तपस्वी, तपस्वी यानी कि जो तप करता है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वनी, तपसी, तापसी या तपस्या। तो यहाँ पर तपस्वी का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा? तपस्विनी। नेक्स्ट है पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पुस्तक की बात हो रही है। तो कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन? तो सही क्या है? यहाँ पर है एक वचन। देखिए हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक वचन और द्विवचन। ठीक है, सॉरी, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे होता है, त्रिवचन कोई वचन नहीं होता। तो याद रखिए हिंदी और संस्कृत में वचनों की संख्या अलग अलग होती है। हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंधेरों के अंबार लगे हैं, रेखांकित का भाव होगा। अब यहाँ पर अंधेरों के नीचे अंडरलाइन है। अब इसका फीलिंग, इसके जरिए क्या बताने की कोशिश, अंधेरों का अंबार लगा तात्पर्य, यहाँ पर अंधेरे से तात्पर्य क्या बताया जा रहा है? बुराइयों के, विघ्न बाधाओं के, दुर्भाग्य के या अंधकार के। तो यहाँ पर अंधेरों के अंबार से तात्पर्य क्या है? बुराइयों के, यानी कि बहुत सारी बुराइयां जो हैं आसपास घटित हो रही हैं, इसीलिए बोला गया बुराइयों, अंधेरों के अंबार लगे, यानी कि चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब यहाँ पे तत्सम और तद्भव हमारे सामने जो है रूप दिया गया है, इसका हमें निकालना है जो गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। घृत, घी एकदम सही है। उष्ट, ऊंट, ये गलत है। यहाँ पर क्या होता है? वो उष्ट होता है। आपका जो यहाँ पर षटकोण वाला, ये वाला हमारा गलत है, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। त्वरित, तुरंत, त्रिक्त यानी तीखा। तो यहाँ पर सही जो है वो है हमारा खा। उष्ट का ये हमारा नहीं, ऊंट मतलब उष्ट होता है, श लगेगा षटकोण वाला हमारा बीच में। नेक्स्ट आते हैं, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप इसमें ढूंढना है जो हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, विनायक, मारुति नंदनिया, इसमें से कोई नहीं। तो जो नहीं है वो है विनायक। विनायक जो है वो गणपति जी यानी कि गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, अब इतने सारे इसमें हमको बताना है। पक्षी का जो पर्यायवाची है शार्दुल, त्रिक्त, विहग, नीर। तो जो यहाँ पर क्या है वो है विहग, खग, विहग, नभचर, ये उसका पक्षी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है तनय, सुत और आत्मज, इसका जो हमें क्या निकालना है, इसका सही पर्यायवाची शब्द बताना है। पुत्र, पुत्री, भाई या पिता। तो यहाँ पर जो है वो है पुत्र। तनय, सुत, पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, सुत, आत्मज सभी।
जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब पहले सेंटेंस समझिए क्या पूछा जा रहा है प्रश्न। जहां पर हमारे सामने दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों ही वाक्य जो हैं वो अपने समान अधिकार रख रहे हैं। जो भी वाक्य बोला गया है दोनों कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों ही समान अधिकरण यानी कि समान भाव रखते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। उस जगह पर हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो ये वहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या करते हैं? एक कॉमा लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक बिंदी और एक कॉमा लगा के, ये अर्ध विराम। अल्प विराम हमारा सिर्फ एक कॉमा रहता है। संकेत हम किसी की तरफ ऐसे करके संकेत करते हैं, ये हमारा संकेत चिन्ह है। लाघव चिन्ह सिर्फ एक छोटा सा डॉट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा संकेत चिन्ह या निर्देशक चिन्ह हमारा सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब कोई भी वाक्य समान अधिकरण भाव रखता है तो उस जगह हम क्या लगाते हैं? अर्ध विराम को लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, मिश्रित या संयुक्त दोनों ही क्या दिया है? दोनों ही वाक्य आपको पता है तीन तरह के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन तरीके के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहां पर दो वाक्यों के लिए पूछा गया है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। जहां पर ये दोनों ही वाक्य, जो हमारा मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, इसमें दो वाक्य मिलकर ही एक वाक्य बनता है। तो अब दो वाक्य जो मिल रहे हैं उन दोनों भागों में जब हम विरोध प्रकट करते हैं, यानी कि दोनों बताते हैं कि दोनों थोड़ा विपरीतार्थक है, तो उस कंडीशन में हम किस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? उस चिन्ह में हम क्या लगाते हैं? उस जगह पर हम लगाते हैं अर्ध विराम चिन्ह। देखिए, दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, आंसर एक ही था, यानी कि जहां पर समान अधिकरण है और साथ ही विरोध भी प्रकट किया जा रहा है, उस जगह पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर। तो यहां पर हम जैसे देखेंगे तो सिंपल हम बता देंगे कि ये हमारा ये वाला वाक्य होगा, लेकिन ये नहीं होता है हमारा। ये देखिए, आपका उपसर्ग भी कई तरीके के होते हैं। पहला वाला भी कोई उपसर्ग नहीं होता, दूसरे वाला भी, यहां पर बीच में होता है दुष्, तो ये हमारा सही उपसर्ग लगता है, दुष् प्लस कर। नेक्स्ट है, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपस्थिति, तो यहां पर क्या है, कौन सा आएगा? स्थिति हमारा मूल शब्द है, तो उसके साथ उपसर्ग हमारा लग रहा है उप प्लस स्थिति उपसर्ग। अब हमारे पास है पृष्ठ संख्या 19 से 24 तक के लिए निर्देश। 5 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं आपके 19 से लेकर 24 तक के। क्या दिए? नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प हमको चुनने हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे सामने गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हमें बहुत ही सावधानी से एक ही बार में पढ़ना है, फिर उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने गद्यांश को पढ़ने के लिए। अधिकतर लोगों को यही शिकायत होती है कि उन्हें पनपने के लिए सटीक माहौल व संसाधन नहीं मिल पाए, नहीं तो आज वे काफी आगे होते। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो संसाधन और स्थितियों के अनुकूल होने के इंतजार में खुद को रोके हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ही किसी विद्वान ने कहा है, इंतजार मत कीजिए, समय एकदम अनुकूल कभी नहीं होगा। जितने संसाधन आपके पास मौजूद हैं उन्हीं से शुरुआत कीजिए और आगे सब बेहतर होता जाएगा। जिनके इरादे दृढ़ होते हैं वह सीमित संसाधनों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। मतलब आपको परिश्रम करना है। सिचुएशन कब हमारे मुताबिक होगी ऐसा कभी नहीं होता, सिचुएशन को हमें अपने मुताबिक बनाना पड़ता है अपने परिश्रम से। नारायण मूर्ति ने महज 10,000 रुपए में अपने 6 दोस्तों के साथ इन्फोसिस की शुरुआत की और आज इन्फोसिस आईआईटी के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी है। कैरोली टैक्स पहले अपने दाएं हाथ से निशानेबाजी करते थे, मगर उनका वह हाथ एक विस्फोट में चला गया। फिर उन्होंने बाएं हाथ से शुरुआत की और 1948 व 1950 के ओलंपिक स्वर्ण पदक में अपने नाम किया। लियोनार्डो दा विंची, रविन्द्रनाथ टैगोर,
टॉमस अल्वा एडिसन, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, वॉल्ट डिज्नी, ये सब अपनी शुरुआती उम्र में डिस्लेक्सिया से पीड़ित रह चुके हैं, जिसमें पढ़ने की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये सभी अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे। अगर ये लोग भी इसी तरह माहौल व संसाधनों की शिकायत और इंतजार करते तो क्या कभी उस मुकाम पर पहुंच पाते जहां वे मौजूद हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बताया कि उनको भी बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत तरह की चीज़ों से फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी बैठ के वेट नहीं किया। उन्होंने परिश्रम किया और अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर स्थान पाया। अगर हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो हमें उस तक पहुंचने की शुरुआत अपने सीमित संसाधनों से ही कर देनी चाहिए। किसी इंतजार में नहीं रहना चाहिए। ऐसे में इंतजार करना यह दर्शाता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं। इसीलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर जुट जाना होगा। इंतजार करेंगे तो करते रह जाएंगे। मतलब अगर हमने कोई चीज डिसाइड कर ली है तो हमें उसमें जुट जाना है, बैठ के इंतजार नहीं करना, क्योंकि अगर इंतजार करेंगे तो हम करते रहेंगे, सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं होंगी। हमें सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अब इसी पर आधारित पूरा गद्यांश हमने पढ़ा, तो अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है? इंतजार करोगे तो करते रह जाओगे, कथन का तात्पर्य क्या? ये कथन हमें क्या कहना चाह रहा है? प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, स्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य होना आवश्यक है, प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर ये वाक्य हमें ये बताता है कि स्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, यानी कि सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो, इस तरह चीज का हमें इंतजार करना बिल्कुल भी बेकार है। समय एकदम अनुकूल कभी नहीं होता। यह एकदम का अर्थ क्या है? यहाँ एकदम का तत्काल, पूर्णतः, अचानक या तुरंत। तो यहाँ पर एकदम का मतलब होता है पूर्णता, यानी कि पूरी ही तरह से सारी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर जुट जाना होगा। उपर्युक्त वाक्य से बना संयुक्त वाक्य होगा। अब यहाँ पर क्या है? एक हमारे पास में क्या दिया गया है? सरल वाक्य दिया है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर जुट जाना होगा। अब ये एक सरल वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है। अब इसे हमें संयुक्त में बनाना है। तो संयुक्त में बनाने का तरीका हमारे पास में क्या रहता है? जो सरल वाक्य है उसे सबसे पहले दो क्रियाओं में हमें विभक्त करना है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं ऑलरेडी हैं, इच्छा शक्ति को मजबूत करना और जुट जाना। तो ये हम दो क्रियाएं इसकी बना लेंगे, सेंटेंस को दो अलग अलग भागों में बांटेंगे और संयुक्त वाक्य में हमेशा समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर क्या है? दोनों ही वाक्य हमारे जो है क्या रहते हैं? पूर्ण में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं समुच्चय बोधक अवयव। क्या होगा? हमें जुट जाना होगा और फिर इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। फिर है हमें इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, इसलिए जुट जाना होगा। फिर है यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है तो जुट जाना होगा। अब यहाँ पर आप तीन वाक्य हमारे सामने आ चुके हैं। अभी तक तीनों पूर्ण रूप से हमें अभी संयुक्त वाक्य नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए, जुट जाने की क्रिया बाद में है, तो यहाँ पर पहले आ गई, इसलिए ये गलत होगा। हमें इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, यहाँ पर क्या है? मजबूत करके जुट जाना है, तो यहाँ पर ये गलत है। फिर है हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और जुट जाना होगा। तो सही हमें जो वाक्य लगा वो है हमारा लास्ट वाला, हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है और जुट जाना है। तो यहाँ और ये तीसरा जो हमारा वाक्य है ये हमारा क्या बन गया? मिश्रित वाक्य बन गया। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है तो जुट जाना होगा। तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य डिपेंडेंट जो है व्याधिकरण अव्यय लग गया, इसलिए ये हमारा गलत होगा। तो सही हमारा लास्ट है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्लेक्सिया शब्द है। डिस्लेक्सिया शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, आगत है या तत्सम है? तो सिंपल है, डिस्लेक्सिया एक आगत शब्द है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया है। ऐसे लोगों के लिए ही किसी विद्वान ने कहा है रेखांकित अंश का संकेत है। ऐसे लोगों के लिए, ये किस तरह के लोगों की तरफ संकेत किया जा रहा है? इस शब्द का मतलब, इस वाक्य का मतलब क्या है? अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए, प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल बनाते लोगों के लिए, दृढ़ इरादे वाले या अनुकूल परिस्थितियों में बढ़े लोगों पर। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए ही विद्वान ने कहा। ऐसे लोग कौन से होंगे?
वो लोग हैं अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा, यानी कि सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग होने की जो लोग प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए ये विद्वानों ने कहा है। नारायण मूर्ति, ग्राहम बेल आदि के उदाहरण क्यों दिए गए हैं? यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े लोगों के जो उदाहरण दिए गए हैं, ग्राहम बेल, लियोनार्डो दा विंची, आपके सबके उदाहरण हमारे सामने क्यों प्रस्तुत किए गए? कारण क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता पाने के कारण, यानी सिचुएशन बिल्कुल उनके विपरीत थी लेकिन तब भी उन्होंने सफलता पाई। डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होने के कारण, सीमित संसाधन होने के कारण, या सफल अमीर होने के कारण। तो यहाँ पर इन लोगों की जो हमारे सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका कारण है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को में भी सफलता पाने के लिए, सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं, हमारे मुताबिक नहीं थी, लेकिन तब भी हमने कोशिश करके सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग किया और हमने जो है सफलता पाई। तो यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हुए। फिर से अब हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। क्या दिया है? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश यानी कि किसी चीज की शुरुआत, तो उसके लिए हमारे लिए सही शुरुआत का तो क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। लेकिन श्री गणेश के लिए हम क्या देंगे? समापन, इतिश्री, अंत या अथ। तो जहां श्री गणेश है उस जगह इसका विलोम होगा इतिश्री। मधुर का विलोम होगा, मधुर मतलब क्या हुआ? मीठा। आम्ल, तीर्ण, शरित, कटु, तो यहाँ पे मधुर का विलोम होगा कटु। परिश्रम का विलोम शब्द है, परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्रांति, आश्रय, विश्रय, विश्राम। परिश्रम मतलब मेहनत, विश्राम मतलब आराम, तो सही इसका क्या होगा? विश्राम। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है अचल, मतलब क्या हुआ? कोई चीज स्थिर है। मगर इसी का अब हम दूसरा अर्थ निकाले तो क्या होगा? चलायमान, निश्चल, स्थविर, गतिमान। तो यहां पर जो दूसरा अर्थ होगा वो है निश्चल। सॉरी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? अब आप द्विज शब्द हम कई शब्दों अर्थों में लेते हैं, अब कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। चंद्रमा, पक्षी, दांत और सिंह, तो द्वित जो है वो अनेकार्थी नहीं है, वो है सिंह का। बाकी के लिए चंद्रमा, पक्षी और दांत के लिए हम द्विज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, पीपर, पात, सरिसमन, डोला में कौन सा अलंकार है? अब यहां पर क्या है? पीपर, पात, सरिसमन, डोला, यानी कि पीपल के पत्ते की समान जो है वो मन डोलने लगा। तो ये यहाँ पर उपमा करी जा रही, मतलब एक दूसरे की समानता करी जा रही, तो सिंपल यहाँ पे उपमा। लेकिन उपमा अलंकार के कई हमने पहचान भी बताई है। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सरिस, सम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हो सरिस आया है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा? उपमा अलंकार। मान लीजिए कभी कभी आप किसी सूक्ति का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी दोहे का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां पे आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, तो सिंपल अगर सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द हैं तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परीक्षा, परि, प, परि, प्र। तो यहां पर जो परीक्षा में उपसर्ग आता है वो है परि। आपका क्या होगा? परि, पहला वाला, परि प्लस छा, अच्छा, ठीक है। फिर है, निम्न में से अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। क्या दिया है? अधि उपसर्ग से जो बनने वाला शब्द है। अधिकार, अधिनायक, अध्यक्ष और कोई नहीं। तो यहां पर क्या पूछा है? अधि उपसर्ग से ना बनने वाले शब्द, जो नहीं बने। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर क्या है? अधि प्लस कार, अधि प्लस नायक, यहां पर क्या होगा? अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। तो ये सभी जगह अधि का इस्तेमाल हुआ, तो सही आंसर हमारा क्या है? कोई नहीं। यहां पे कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अधि से ना बना हो, ये सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक वचन वाक्य है, एक वचन वाक्य कौन सा है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ये तो सिंपल भाई, कई हुए हैं यानी कि ये तो बहुवचन हुआ। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। अब भीड़ अपने आप में जो है बहुवचन शब्द है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक वचन नहीं है। फिर आते गांधी जी चरखा चलाते थे। अब गांधी जी क्या है, वो एक वचन व्यक्ति है, वो चरखा चलाते थे, तो ये वाक्य एक वचन है। फिर एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब एक एक करके यानी एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, तो यहाँ तो एक वचन नहीं है क्योंकि कई सारे छात्र निकले, तो ये भी बहुवचन है। तो सही हमारा क्या होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अब यहाँ पर आप बोलो चलाते थे, इससे क्रिया बहुवचन है, तो हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पर हम आदरणीय या सम्मानजनक सेंटेंस बना रहे होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं या सम्मानजनक लोग होते हैं, तो उस जगह हम हमेशा क्रिया को बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप होगा। अब श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अब इसका सही वाक्य हमें दे, जो एकदम सही होना चाहिए। कई सारे दिए, क्या है, श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं कि, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटेंस विभिन्न नाम है, ये सही है, कई नाम है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर अनेक शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में अनेक का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही होगा। वैसे सही देखे जाए तो बाकी का और आपका घा भी है, लेकिन उसको हम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें अनेक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, पावन का संधि विच्छेद होगा। पा प्लस वन, पा प्लस आवन, पौ प्लस अन या पो प्लस अन। तो यहाँ पे पावन का जो संधि विच्छेद होगा वो है पो प्लस अन। नेक्स्ट आते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यशोदा में जो संधि होती है वो कौन सी। सबसे पहले हमें यशोदा को संधि विच्छेद करना होगा, तो यहां पर क्या होगा, यशः प्लस दा, ये होता है संधि यशोदा की, यशः प्लस दा। अब जहां पर ये विसर्ग लगता है, जो हमारा ये विसर्ग लगेगा, ये विसर्ग लगते हैं ना, तो जहां पे भी विसर्ग के साथ संधि होती है वहां हमेशा विसर्ग संधि कहलाती है। तो सही हमारा क्या है, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पो प्लस अन को संधि युक्त करने का रूप होगा। अभी हमने पावन का किया था तो पौ प्लस अन था, अब पवन है, सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है, तो जाहिर सी बात है कुछ फर्क होगा। क्या है, पो प्लस अन होगा तो क्या हो जाएगा, पवन, पावन, पौन या पचन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पो प्लस अन का होगा पवन। सही क्या शब्द होगा, पवन। अब हमारे सामने कुछ निर्देश दिया है, इसे हमें पढ़ना है। पृष्ठ संख्या 38 से 47 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक परिच्छेद में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं तथा उन्हें पृष्ठ संख्या में दर्शाया गया है। ये संख्याएं परिच्छेद के नीचे मुद्रित हैं और प्रत्येक के सामने A, B, C, D, E विकल्प दिए गए हैं। इन पांचों में से कोई एक इस रिक्त स्थान को पूरे परिच्छेद के संदर्भ में उपयुक्त ढंग से पूरा कर देता है। आपको यह विकल्प ज्ञात करना है और उसका क्रमांक ही उत्तर के रूप में दर्शाना है। आपको दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन करना। अब हमारे सामने क्या है, एक परिच्छेद यानी कि एक गद्यांश दिया गया है, बीच बीच में ब्लैंक्स दिए गए, उस ब्लैंक्स में नंबर लिखे होंगे, वो नंबर है हमारे क्वेश्चन नंबर, यानी कि 38 से शुरू होगा, 38, 39 ये करके शुरू होगा, और उसके नीचे विकल्प, हर क्वेश्चन के विकल्प दिए होंगे, तो उन विकल्पों में से हमें सही उस रिक्त स्थान में भरना है। कैसे करना है ये अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से करते हैं। कैसे, देखिए अब हमारे सामने ये गद्यांश दिया है। सबसे पहले क्या है, भगवान ने सभी मनुष्यों को, अब जहां 38 लिखा है, 38 का मतलब ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्या है, रिक्त स्थान को रूप से बनाया। अब 38, अब यहाँ आएगा, इसके नीचे 38 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है, समान, असमान, विकृत, अलौकिक या इनमें से। तो क्या ईश्वर ने सभी लोगों को समान रूप से बनाया है, तो मनुष्य को क्या होगा, समान रूप से बनाया है। आगे क्या है, ईश्वर ने ही मनुष्य के अस्तित्व के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया, हालांकि मनुष्य की हरकतों ने इन दोनों में गड़बड़ी पैदा कर दी। पुरुषों ने अपनी सीमाएं बनाई और अपने धर्म, जाति, पंथ, आर्थिक स्थिति को पता नहीं क्या क्या के आधार पर कई डैश को जन्म दिया। किसको जन्म दिया,
अब वहां पे 39 है, क्या हुआ? मौलिकता, अपेक्षाओं, मतभेदों, अनुसंधानों। तो क्या हुआ? कई कई तरीकों के अपेक्षाओं को जन्म दिया। वह अपने कद और स्तर के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है और अपने से नीचे स्तर के लोगों की अनदेखी करता है। मानव द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली डैश, अब 40 आएगा, क्या होगा? लाई जाने वाली उन्नति, परिणति, प्रौद्योगिकी या अभिव्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा हमारा? प्रौद्योगिकी। प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति ने पर्यावरण के समान काम काज में डैश किया है। क्या किया है? विघ्न डाला, हस्तक्षेप, लाभान्वित या प्रयोग। तो क्या किया उन्होंने? प्रकृति में हस्तक्षेप किया है जिससे यह विनाश के कगार पर पहुंच गई है। आदमी की परवरिश पर संस्कृति का बड़ा प्रभाव होता है। यह काफी हद तक एक व्यक्ति के दिमाग और संपूर्ण डैश के आकार को प्रभावित करता है। अब क्या है? संपूर्ण अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, निजत्व या सरल, अपनी संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को अलग अलग सोच होती है। अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग सोच होती है। एक चीज या स्थिति को एक संस्कृति से संबंधित लोगों को सामान्य दिखाई देती है, वह दूसरों को बिल्कुल डैश लग सकती है। क्या लग सकती है? सरल, प्राचीन, आधुनिक या विचित्र। तो क्या होगी? दूसरों को विचित्र लग सकती है। भारत के लोगों के मन में उनकी संस्कृति के लिए उच्च सम्मान है। भारतीय अपने बड़ों का आदर करने और उनके आदेशों का पालन करने में डैश करते हैं। क्या करते हैं? उलटफेर, प्रभावित, विश्वास या संकोच। जाहिर सी बात है, क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। विदेशी राष्ट्रों के विपरीत भारत में बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, चाहे वे डैश ही क्यों ना हो गए हों, चाहे वे किशोर, वृद्ध, वयस्क या शिशु। तो चाहे वे वयस्क ही क्यों ना हो गए हों। भारतीय खुले दिल से सभी का स्वागत करते हैं और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग यहाँ शांति और डैश में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सद्भाव, क्रूरता, द्वेष या वैमनस्य। तो वो क्या होते हैं? सद्भाव में रहते हैं। इसी तरह अन्य संस्कृतियों के लोग भी अपने मूल्यों से जुड़े रहते हैं जो उनके व्यक्तित्व और सोच को सही डैश देने में सहायता करते हैं। तो क्या होगा? सही मनोभाव, आकार, सम्मान या कुंठा। तो क्या करते हैं? आकार देने में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने गद्यांश होगा, ब्लैंक्स होंगे और उसमें सही शब्दों का चयन हमें करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास बहुविकल्पीय 48 से 50 यानी कि 3 प्रश्न हैं हमारे पास। क्या दिया है? नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें A, B, C, D विकल्प दिए गए हैं। आपको देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में होगी। उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो उत्तर ई अर्थात त्रुटि रहित देना होगा। अब हमारे सामने क्या है? 48 से लेकर 50 तक यानी 3 प्रश्नों में हर प्रश्न में हमारे सामने एक एक वाक्य दिया जाएगा जिसे 4 भागों में बांटा जाएगा, A, B, C, D, E। अब किसी एक सेक्शन में कुछ गलती होगी तो जो गलती होगी वही हमारा आंसर होगा। अब ये गलतियां आपकी भाषा की हो सकती हैं, व्याकरण की हो सकती हैं, वर्तनी की हो सकती हैं, या सही तरह से अरेंज नहीं होंगी, कारक की किसी भी तरह की गलती हो सकती है। अब वही गलती हमें पकड़नी है और उसको आंसर बनाना है। अब मान लीजिए पूरा वाक्य ही सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? हमारा तब आंसर होगा ई, यानी कि वहां पर हमारा ऑप्शन दिया रहेगा त्रुटि रहित। तब हम ई ऑप्शन लेंगे कि इसमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी गलती नहीं है। कैसे करना है? देखिए क्या दिया है? मेरे मन में ऐसी दुर्घटना घट जाने की कल्पना भी ना की थी, त्रुटि रहित ई। तो यहां पर क्या है? मेरे मन ने, यहां पर हमें गलती कहां लग रही है? मेरे मन में। तो यहां पर क्या होगा? मैंने, क्या है? मैंने ऐसी दुर्घटना घट जाने की कल्पना ना की थी। मेरे मन ने नहीं होगी, यहां पर जो सही शब्द होगा वो है मैंने। तो यहां पर गलती कहां है? हमारे
ए सेक्शन में, यानी हमारा वाक्य देखो ए बी सी और डी में बटा हुआ है, तो गलती हमारी ए में हुई तो हमने क्या टिक मार्क कर दिया, ए हमारा जो है वो त्रुटि वाला पोर्शन है, तो हमने ए लगा दिया। अब इसी तरीके से आगे क्या है देखिए, उस सड़क पर 2-2 मील पर एक एक पत्थर लगा हुआ था, त्रुटि रहित है। तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही, मतलब कोई गलती नहीं है, तो हमने यहाँ पर चूज किया ई सेक्शन, यानी कि हमारा त्रुटि रहित, कोई भी गलती नहीं है। अब क्या है, यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर गलती क्या है, यह बात एक उदाहरण से अच्छी तरह समझाई जा सकती है, समझाया जा सकता नहीं है, क्या होगा, समझाई जा सकती है। तो त्रुटि हुई हमारी डी सेक्शन में, तो आंसर हमारा क्या होएगा, डी, ये हमारा आंसर होगा। गलती कहाँ है, डी में हमारी गलती है, और गलती क्या, समझाया जा सकता नहीं, समझाई जा सकती है। तो इस प्रश्न के साथ जो है हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर यानी मॉक टेस्ट पेपर हमारा यहाँ खत्म हुआ। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैं बहुत आपको टेस्ट पेपर करा चुकी हूँ, उनको देखना है, या हमने जो अभी तक आपको जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उनके MCQs कराए हैं वो सब देखना है। तो आप कहाँ पर आओगे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा पूरा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में लिखा है CBSE K-12, इसी में आप नीचे आ जाओ। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपके सामने यहाँ पर CUET दिखाई देगा, बस आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही CUET के सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपके सामने, जो भी आपको देखना है उसे क्लिक करिए, अंदर आपको सभी कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। जैसे हम आपको CUET हिंदी पढ़ा रहे हैं, बस CUET हिंदी है, आपको यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी, पूरी अरेंज है, टॉपिक वाइज है, उनके MCQs हैं। आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हो उसे क्लिक करोगे, उसके अंदर आपके सभी टॉपिक्स आएंगे, उसे क्लिक करेंगे। जो भी वीडियो देखना, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने जो है इस तरह वीडियो, आप मॉक टेस्ट पेपर देखना है, कुछ भी देखना है, सभी कुछ इस तरह वीडियो शुरू होगा। वीडियो देखिए, अच्छे से आप टॉपिक को समझिए, MCQ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाके अच्छे से पेपर दे आइए। बस आपको एक काम छोटा सा और करना है, वो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके जरिए हमें आपका प्यार मिलता रहता है। बस इसे करते रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आगे और भी लेकर आ रही हूँ, साथ में रहिएगा। बाय बाय।